हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनीवाल आज आपके साथ अमेंडमेंट शेयर करने वाली हूँ सेटिंग अप वाले सब्जेक्ट के लिए। यस, जून 24 के लिए ये अमेंडमेंट्स रेलिवेंट है। चाहे आप ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हो, चाहे आप न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट हो, दोनों ही बच्चे इस अमेंडमेंट वीडियो को देख सकते हैं और सारे अमेंडमेंट्स कवर है, तो टेंशन नहीं लेने का। बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ कि कौन कौन से चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स आए। सबसे पहला है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड, दूसरा है स्ट्राइक ऑफ वाले चैप्टर से रिलेटेड, थर्ड है एमएसएमई, फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड लास्टली एलएलपी। सबसे मेजर अमेंडमेंट्स जो आए वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले चैप्टर में ही आए हैं। लेट्स सी द फर्स्ट अमेंडमेंट विच इज शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो बच्चा इस केस में हुआ क्या था, पहले मैं आपको बिफोर अमेंडमेंट वाला केस बता देती हूँ कि अमेंडमेंट से पहले क्या हुआ होता था। रजिस्टर्ड ऑफिस, हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, राइट। कंपनी के पास पावर भी है, कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर आई चल रहा हो, यानी कि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, इन दैट केस आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं हो सकता था। ये था पहले वाला रूल, यानी कि बिफोर अमेंडमेंट क्या था, अगर कंपनी के ऊपर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन दैट केस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि आप आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो। कब कर सकते हो? 3 केसेस है। अगर तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट किसी और नए मैनेजमेंट ने टेक ओवर कर दिया, पहले कोई दूसरे लोग संभालते थे लेकिन अभी दूसरा मैनेजमेंट आ गया, कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। कब टेक ओवर किया? एक रिजोल्यूशन प्लान बना था जो कि आईबीसी के थ्रू अप्रूव किया है आईबीबीआई ने। इन दैट केस आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो। क्या हुआ, भले ही तुम्हारी कंपनी में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी आपकी कंपनी का मैनेजमेंट पूरा टेक ओवर हो गया, पूरा चेंज हो गया कंपनी का मैनेजमेंट, बिकॉज आपकी कंपनी जाने वाली थी इंसॉल्वेंसी में। इंसॉल्वेंसी से पहले एक प्रोसेस होता है विच इज रिवाइवल ऑफ कंपनी। हम कंपनी को कोशिश करते हैं अगर कंपनी बच जाए तो उसमें क्रेडिटर्स अलग अलग तरह के रिजोल्यूशन प्लान देते हैं, देखो इस तरह से अगर तुम बचा सको तो, देखो इस तरह से बचा सको तो। इन दैट केस रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, आपकी कंपनी में दूसरा मैनेजमेंट आ गया है, तो आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा, जो रेजोल्यूशन प्लान आया है उसके अगेंस्ट कोई भी अपील पेंडिंग नहीं है, ना किसी कोर्ट में ना किसी ट्रिब्यूनल में, विच इज नो अपील। कोई भी अपील नहीं करी है अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्लान। ये जो रेजोल्यूशन प्लान आया उससे कोई भी पर्सन डिससेटिस्फाइड नहीं है और इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं हुई है, कोई भी अपील पेंडिंग नहीं है किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में। साथ ही में जैसे ही आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था उसके बाद से आपकी कंपनी पे कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इंस्पेक्शन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, ना ही कोई नया इनिशिएट हुआ है रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के पास। इन तीनों केसेस हुए तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अलाउ हो सकता है। याद रखना यहाँ पे मे बी अलाउड है, इट इज नॉट मस्ट की जरूरी है। अगर चाहे तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं। कौन से 3 केसेस है? ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली भी और केस स्टडी बेस्ड पे भी। पहला ऐसा था, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो रजिस्टर्ड ऑफिस आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आईबीसी के अंदर अगर आपका मैनेजमेंट किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर दिया है, किसके रिस्पेक्ट में? रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया था आईबीबीआई से और आपका मैनेजमेंट टेक ओवर हो गया। दूसरे पॉइंट पे जो रिजोल्यूशन प्लान था उस रिजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट में किसी ने अपील नहीं करी, ना किसी कोर्ट में ना किसी ट्रिब्यूनल में। साथ ही में रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद आईआईआई इनिशिएट नहीं हुआ और आईआईआई पेंडिंग नहीं है। आईआईआई मतलब इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, एक ट्रिक बताओ उसे याद करने की। तुम्हें सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में एक चीज ध्यान रखनी है विच इज रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान अगर ध्यान रह गया ना तो इससे तुम तीनों पॉइंट्स यू चुटकियों में याद कर लोगे। पहला क्या है? रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया और तुम्हारा मैनेजमेंट टेक ओवर हो चुका है। रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, मैनेजमेंट टेक ओवर हो गया। इस रिजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट नो अपील, किसी ने कोई भी अपील नहीं करी है, तो नो अपील अगेंस्ट रिजोल्यूशन प्लान।
तीसरा क्या बोलता है, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं हुई और ना ही कोई पेंडिंग है, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकता है। इन शॉर्ट सब किससे रिलेटेड है, रिजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड है। कंपनी इंसॉल्वेंट होने जा रही है, उससे पहले हम कंपनी को रिवाइव करने के लिए, कंपनी को जिंदा रखने के लिए कुछ प्लान्स भेजते हैं, उसे हम बोलेंगे रिजोल्यूशन प्लान। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है, बट ये अमेंडमेंट दोनों ही बच्चों के लिए रेलिवेंट है। बढ़ते हैं दूसरे अमेंडमेंट की तरफ, विच इज स्ट्राइक ऑफ एंड रीस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी एंड एलएलपीसी। क्या हुआ था, बिजनेस आपको इजी करना है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने बना दिया और साथ में ईओडीबी भी बनाया, विच इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस खोले, हमारी इंडिया की कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ हो। लेकिन उन्हें लगा कुछ कंपनीज ऐसा है जिन्हें जल्दी से जल्दी बंद होने की भी जरूरत है। दैट इज वाई एमसीए ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्टैब्लिश किया, एक नया सेंटर लाया गया। इस सेंटर का नाम है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सी पेस। यानी कि इन्होंने एक ऐसा सेंटर स्टैब्लिश किया जो कंपनीज एग्जिट होना चाहती है वो एग्जिट जल्दी से जल्दी हो जाए, स्पीड एक्सेलरेट कर दे, एक नया सेंटर स्टैब्लिश किया गया। क्या है सेंटर का नाम, मेरे साथ दोहराओ, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे सी पेस। एंड सी पेस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, जिस वजह से कंपनीज जो क्लोज होना चाहती है वो जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाती है और आरओसी के रजिस्टर से उनका नाम भी रिमूव हो जाता है। इस वजह से कंपनी का और आरओसी का दोनों का टाइम और एफर्ट्स बचता है। अगर कोई कंपनी को बंद होने में ज्यादा टाइम लगता है, ऐसी कंपनी का भी एफर्ट्स जाता है, कंपनी का भी टाइम जाता है, साथ ही में हमारी आरओसी का भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए उन्होंने बनाया गया एक सेंटर स्टैब्लिश किया, विच इज सी पेस। किसने स्टैब्लिश किया, एमसीए ने, जिस वजह से कंपनी इजीली अपना बिजनेस क्लोज करेगी और उनका नाम रिमूव हो जाएगा फ्रॉम आरओसी से। इससे सेव होगा टाइम एंड एफर्ट्स, बस इतनी सी बात बोलता है हमारा सी पेस वाला सेंटर। नेक्स्ट अमेंडमेंट है तुम्हारा एमएसएमई से रिलेटेड, विच इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये बोलता है अगर आपकी एमएसएमई को कोई सर्टिफिकेट मिला है अंडर उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, तो उस सर्टिफिकेट को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उससे इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कान में ऐसे पकड़ो या घुमा कर पकड़ो, दोनों बात बराबर है। वैसे ही बोला गया है एमएसएमई को अगर उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म से कोई सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम इक्वली ट्रीट करेंगे जैसे कि उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, और इससे उसे बेनिफिट मिलेगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। मेन बात ये ध्यान रखनी है, दोनों इक्वली ट्रीट किए जाएंगे और उससे बेनिफिट मिलेगा आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। बस इतू सा अमेंडमेंट है आपका एमएसएमई में। अगले अमेंडमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। देखो कन्वर्जन वाला पूरा चैप्टर आपने देखा है, इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आपकी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट कंपनी में, जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम ढेर सारे अटैचमेंट्स भेजते हैं आईएनसी 27 के साथ। उसी में आपको अपना आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए आरडी से अप्रूवल चाहिए होता है। अगर आपको ध्यान है तो आरडी का एक ऑर्डर भी आता है। आरडी का जो ऑर्डर आया है, जब आप एमसीए पे अप्लाई कर दो, आरडी का जो ऑर्डर आता है ना, साथ में होता है एक एसआरएन, ठीक है। तो ये एसआरएन भी आपको अटैचमेंट की तरह जाएगा इन आईएनसी 27। इन शॉर्ट, जब भी आप आईएनसी 27 के अटैचमेंट्स लिखोगे, साथ ही में आपको एक अटैचमेंट एड ऑन कर देना है, एसआरएन ऑफ आरडी 1 के ऑर्डर की कॉपी का एसआरएन हमें चाहिए होगा। ये अटैचमेंट जरूर जरूर होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो भी सिर्फ यही देखने के लिए पूछा जाएगा क्या आपको अमेंडमेंट्स पता है, इसीलिए हम लोग अटैचमेंट में जरूर लिख कर आएंगे एसआरएन। नेक्स्ट है हमारा एलएलपी से रिलेटेड अमेंडमेंट। ये थोड़े से मेजर अमेंडमेंट्स आपके एलएलपी में आए। सबसे पहला अमेंडमेंट, फॉर्म 3 और फॉर्म 4 सब्सटीट्यूट हो गए हैं। अभी दिमाग चलाओ तो ध्यान रहेगा, फॉर्म 3 है आपका एलएलपी अग्रीमेंट से रिलेटेड, फॉर्म 4 होता है जब पार्टनर्स के बीच में कोई चेंज होता है। तो ये दोनों ही फॉर्म सब्सटीट्यूट हो गए। अभी हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, सी एग्जाम में लिखेंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और लिखेंगे अर्लियर। पहले क्या थे, अर्लियर इट वाज फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4, आपको मेंशन करके आना है कि पहले ऐसा था लेकिन अभी सब्स्टिट्यूट हो गए। आपको दोनों चीज पेपर में लिखकर आनी, अपने को रेस्ट नहीं लेना है। दूसरे जो मेजर अमेंडमेंट्स आए, सबसे पहले एलएलपी के अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग एक नया रूल इंसर्ट हुआ है, वहां पे रूल 22A, जो की बात करते हैं एक रजिस्टर के बारे में।
दैट हर एक एलएलपी को एक रजिस्टर आपको कंपलसरी मेंटेन करना है फॉर्म 4A में। अगर आपकी एलएलपी ऐसी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है तो इनकॉर्पोरेशन के डेट से ही आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है विच इज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर नई एलएलपी है तो। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो 30 डेज के अंदर अंदर ये रूल आया, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है। और ध्यान रहे रजिस्टर का फॉर्म में फॉर्म 4A। रजिस्टर के अंदर क्या होगा, रजिस्टर के अंदर नेम, एड्रेस और पैन होगा पार्टनर का, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पार्टनर कब अपॉइंट हो रहा है, पार्टनर जा रहा है तो डेट ऑफ सीजेशन, साथ में अगर कोई भी चेंज आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन में, पार्टनर की डिटेल्स में, इन दैट केस उस रजिस्टर के अंदर आपको एंट्री कर देनी है कितने दिनों के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर आपको एंट्री कर देनी है। ध्यान रहे जैसे ही चेंज हो रहा है वहां से 7 डेज के अंदर अंदर आपको एंट्री करनी है रजिस्टर में। अभी हमने पढ़ा रजिस्टर के बारे में दैट एवरी एलएलपी को रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर्म 4A में। अगर नई एलएलपी है तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो 30 डेज के अंदर अंदर क्या होगा रजिस्टर के, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर का पैन, पार्टनर कब अपॉइंट हो रहा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ सीजेशन, अगर कंट्रीब्यूशन में चेंज है, पार्टनर की डिटेल्स में चेंज है तो रजिस्टर के अंदर एंट्री करो 7 डेज के अंदर, राइट। ओके, ये फॉर्म नंबर आपको याद होना चाहिए फॉर्म 4A। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे बढ़ते हैं विच इज रूल 22B। पहले एक रूल इंसर्ट हुआ रूल 22A और अभी रूल है आपका रूल 22B। रूल 22B बोलता है आपको एक डिक्लेरेशन देना है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। उससे पहले कंपनी याद करो, यस कंपनी पढ़ा होगा अपने कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। उसमें होते हैं एक बेनिफिशियल ओनर और एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, राइट। रजिस्टर्ड ओनर वो होता है जिनका नाम कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ होता है कि इन लोगों ने शेयर्स होल्ड कर रखे, जो कि जनरली NSDL और CDSL होता है। कभी भी आपका नाम एज ए शेयर होल्डर नहीं लिखा होगा, वहां पे रजिस्टर्ड ओनर में NSDL और CDSL लिखा होगा। वही बेनिफिशियल ओनर में आपका नाम लिखा होगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलता है, वोट देने का अधिकार आपको मिलता है, डिविडेंड आपको मिलता है। दो कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर की तरह आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वही केस अब लेकर आओ LLP के केस में। LLP में भी दो पार्टनर्स होते हैं, एक रजिस्टर्ड पार्टनर, एक बेनिफिशियल पार्टनर। जिस पर्सन का नाम मेंशन है रजिस्टर के अंदर उससे हम बोलेंगे रजिस्टर्ड पार्टनर, बट उसको कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है कंट्रीब्यूशन में। क्या है रजिस्टर्ड पार्टनर, मतलब आपका नाम रजिस्टर के अंदर मेंशन है लेकिन आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको आपको LLP को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन है वो इंसान जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कौन है वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आपको यानी कि रजिस्टर्ड पार्टनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा LLP को कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। फॉर्म 4B में इंटीमेट करो 30 डेज के अंदर अंदर कि कौन है, किसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। ये हुआ रजिस्टर्ड पार्टनर का काम। दूसरा है बेनिफिशियल पार्टनर का काम। बेनिफिशियल पार्टनर का नाम लिखा हुआ नहीं है लेकिन कंट्रीब्यूशन में सारा का सारा चीजें उसे मिल रही है, मतलब उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है कंट्रीब्यूशन में, पर रजिस्टर में नाम नहीं है। तो ये जो बेनिफिशियल पार्टनर है इसे भी LLP को एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इसे फाइल करना है फॉर्म 4C LLP को और इसे बताना पड़ेगा कि जी हाँ मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और रजिस्टर्ड पार्टनर कौन है, ये से बताना पड़ेगा। ध्यान रहे क्या करना है, इसे बताना है कि मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, इसे डिक्लेरेशन देना है LLP को। कब देना है डिक्लेरेशन, 30 डेज के अंदर अंदर, जब से उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिक्लेरेशन देना है। दो चीजें पड़ी, रजिस्टर्ड पार्टनर और बेनिफिशियल पार्टनर। रजिस्टर्ड पार्टनर वो पर्सन होता है जिनका नाम रजिस्टर में है लेकिन जिसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जाके LLP को बताएगा फॉर्म 4B में 30 डेज के अंदर अंदर कि ये पर्सन है, इसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। दूसरी और बेनिफिशियल पार्टनर वो पर्सन होता है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है पर रजिस्टर के अंदर नाम नहीं लिखा हुआ है। वो बेनिफिशियल पार्टनर भी LLP को एक फॉर्म फाइल करेगा फॉर्म 4C और एक डिक्लेरेशन देगा कि जी हाँ मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। कितने दिनों के अंदर डिक्लेरेशन देगा, 30 डेज के अंदर डिक्लेरेशन देगा जब से उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट आया है, राइट याद रख। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, जैसे ही LLP को मिला फॉर्म 4B या फिर फॉर्म 4C, उसके बाद LLP जाके इंटीमेट करेगी उसके पप्पा को। LLP का पापा कौन, ROC को इंटीमेट करेगी, सुनो सुनो मुझे आया फॉर्म B फॉर्म C,
कौन से फॉर्म में इंटीमेट करेगी? फॉर्म 4D, ABCD है रे बाबा। 4B में रजिस्टर्ड पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म करता था, फॉर्म 4C में बेनिफिशियल पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म करता था। जैसे ही एलएलपी के पास ये फॉर्म्स आएंगे, एलएलपी दौड़ा दौड़ा जाएगा और फॉर्म 4D में इन्फॉर्म करेगा आरओसी को 30 डेज के अंदर अंदर, जहां से उसे फॉर्म मिले हैं, चाहे फॉर्म 4B चाहे फॉर्म 4C, उसे इंटीमेट करना है 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को। आरओसी भी इस बात का ध्यान रखेगा और अपने रजिस्टर में एक रिकॉर्ड कर देगा, एक एंट्री बना देगा। एलएलपी को स्पेसिफाई भी करना है कि डेजिग्नेटेड पर्सन कौन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कोऑपरेट करने के लिए और साथ ही में बेनिफिशियल इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ पे भी आपको एक डेजिग्नेटेड पर्सन या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर मान लो डेजिग्नेटेड पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है तो हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपने डेजिग्नेटेड पर्सन नहीं बताया तो हम मान लेंगे हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए इन रिगार्ड टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टर्ड पार्टनर एंड बेनिफिशियल पार्टनर। अभी कुछ रूल्स भी आए। रूल्स का नाम है आपके द एलएलपी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स 2023। ध्यान रहे ये रूल्स अप्लाई होंगे सारी एलएलपी को। इधर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एसबीओ कौन है, यानी कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है। एक बार आपको पता चल गया तो इस एसबीओ को डिक्लेरेशन फाइल करना है इन फॉर्म एलएलपी बैंड 1 एलएलपी के साथ, और एलएलपी फिर इंटीमेट करेगी आरओसी को एलएलपी बैंड 2 में कि हाँ ये बेनिफिशियल ओनर है। सबसे पहले एसबीओ जो होगा, जो बेनिफिशियल ओनर होगा ना बच्चा, वो इंटीमेट कर रहा है एलएलपी को। कौन से फॉर्म में? एलएलपी बैंड 1 में एलएलपी को बता रहा है। आगे ये एलएलपी इन्फॉर्म कर रही है हमारी आरओसी को फॉर्म बैंड 2 में, और साथ ही में एलएलपी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा एसबीओ का इनफॉर्म एलएलपी बैंक थी, वो रजिस्टर कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट योर अमेंडमेंट्स ऑफ एलएलपी। ये हो गया खत्म। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो तो हम एक बार सारे अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। पहला अमेंडमेंट था रजिस्टर्ड ऑफिस से शिफ्टिंग से रिलेटेड। ध्यान रखेंगे रेजोल्यूशन प्लान। अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया और कंपनी का मैनेजमेंट किसी और ने टेक ओवर कर दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उस रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं हुई है। तीसरा है कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन नहीं इनिशिएट हुआ है, ना ही पेंडिंग है आपका रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव होने के बाद। इन दैट केस आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकता है। सेकेंड है हमारा स्ट्राइक ऑफ से रिलेटेड, दैट इज एमसीए ने एक नया सेंटर एस्टैब्लिश किया है विच इज सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ताकि जो कंपनीज जाना चाहती, एग्जिट लेना चाहती, वो इजीली अपना बिजनेस बंद करके एग्जिट ले ले। उनका नाम रिमूव हो जाएगा आरओसी के रजिस्टर से। इससे समय, वक्त और एफर्ट सब कुछ बचता है। एमएसएमई में बोला गया उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो इक्वल है, बराबर है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। साथ ही में आपको बेनिफिट मिलेगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। नेक्स्ट है कन्वर्जन। अगर पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में तो आईएनसी 27 के साथ एक एडिशनल अटैचमेंट जाएगा विच इज एसआरएन ऑफ आरडी 1। एलएलपी में बोला गया है फॉर्म 3 फॉर्म 4 दोनों ही सब्सटीट्यूट हो गए हैं। पहला हमने पढ़ा हर एक एलएलपी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर्म 4A में। ये रजिस्टर रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाएगा। अगर नई एलएलपी है तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मेंटेन करना है। अगर एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो 30 डेज के अंदर आपको मेंटेन करना है। रजिस्टर के अंदर एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन होगी, पार्टनर्स का नेम, एड्रेस और पैन कार्ड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ सीजेशन। कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो रजिस्टर में चेंज करना है 7 डेज के अंदर अंदर। फिर हमने पढ़ा रूल 22B विच इज रजिस्टर्ड पार्टनर और हमारे बेनिफिशियल पार्टनर। रजिस्टर्ड पार्टनर वो होते हैं जिनका नाम रजिस्टर्ड है पर जिनका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें एलएलपी को एक फॉर्म फाइल करना है फॉर्म 4B 30 डेज के अंदर अंदर, और बताना है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है, कौन है वो बेनिफिशियल पार्टनर। बेनिफिशियल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो है बट रजिस्टर्ड के अंदर नाम लिखा हुआ नहीं है। वो बेनिफिशियल पार्टनर क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा एलएलपी को 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म 4C में और बोलेगा हाँ मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है।
जैसे ही फॉर्म 4B और फॉर्म 4C मिलता है LLP को, LLP फटाफट भागा भागा जाएगा ROC के पास और फॉर्म 4D में इन्फॉर्म कर देगा। साथ ही में LLP को एक पर्सन को डेजिग्नेट करना है जो रिस्पॉन्सिबल होगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन लाने में। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते तो हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट SBO रूल्स। SBO रूल्स सारी LLP को लगते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है SBO कौन। जैसे ही SBO पता चल गया, SBO में एक डिक्लेरेशन फाइल करना है LLP को बताना है ROC को, और साथ ही में आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है SBO का, जो कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। दैट इज ऑल अबाउट योर अमेंडमेंट्स। थैंक यू सो मच। सिर्फ इतने ही अमेंडमेंट्स है और बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना अभी तक पढ़ा है ना उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ो। अमेंडमेंट से 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो अमेंडमेंट के लिए दिमाग पे प्रेशर मत लेना। अभी तक जितना पढ़ा है उस पर फोकस करो, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों को। जून 24 अटेम्प्ट में 4 देना, बहुत अच्छे से कर कर आना। खूब खूब पढ़ो, अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। थैंक यू। दिस इज मेहंदी तोष्णीवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।